हेलो स्टूडेंट, आई होप सब बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, जो लोग जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो बच्चों, इस सीरीज को हमने बोला है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर जेईई और नीट। जैसे आप सब बच्चे जानते हैं कि फिजिक्स में क्लास 11th एंड 12th के टोटल चैप्टर को अगर हम कंबाइन कर दें तो टोटल 28 चैप्टर आप पढ़ते हो क्लास 11th-12th में। तो हम इन 28 चैप्टर को 28 लेक्चर्स में हमने ब्रेक किया और हर लेक्चर में एक चैप्टर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसे आप लेक्चर 1 हम आज स्टार्ट करेंगे और लेक्चर 1 आप जैसे जानते हो क्लास 11 में सबसे फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ते हो बच्चों यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज हम लेक्चर 1 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट करेंगे। फिर इसके बाद जैसे आप जानते हो बच्चों, इसके बाद मोशन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अ प्लेन। ठीक है, तो आपको चैप्टर का आइडिया है बच्चों। तो हम लोग हर एक लेक्चर में एक चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। और लेक्चर 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किस यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे बेस्ड है। तो देखते हैं कि आज का हमने पहला क्वेश्चन क्या लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं और ये क्वेश्चन यूनिट्स एंड मेजरमेंट के किस टॉपिक पर बेस्ड है उसको भी बात करेंगे। पहले मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं, क्वेश्चन रीड करके आपको आइडिया आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक मटेरियल है, उसकी डेंसिटी सीजीएस में गिवन है बच्चों, दैट इज हाउ मच 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फुल स्टॉप। आगे बोल रहे हैं कि इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, comma the value of density of material will be। ठीक है, तो आप जैसे बच्चों देख रहे हो कि उन्होंने एक मटेरियल की डेंसिटी की सीजीएस सिस्टम में मैग्नीट्यूड गिवन है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एक सिस्टम आपको दे रखा है जिसमें लेंथ को किससे लिख रहे हैं, 10 सेंटीमीटर से लिख रहे हैं, मास को लिख रहे हैं 100 ग्राम से। उस नए सिस्टम में आपने डेंसिटी की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो आपको याद होगा बच्चों, हम लोग क्लास 11 में डायमेंशन की एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। तो डायमेंशन की एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्जन पे बेस्ड है, जो डायमेंशन की एक एप्लीकेशन होती है। इन क्वेश्चन के लिए बच्चों हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। और ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, क्या डेटा हम गिवन है, कैसे हम इसको करेंगे, मैं पहले फॉर्मूला देता हूं। तो फॉर्मूला होता है N2। मैं टर्म का मतलब आपको बता दूंगा। N2 इज इक्वल टू N1। किस पे बेस्ड है, मैंने कहा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो फॉर्मूला होता है N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, फिर L1 अपॉन L2 की पावर B, देन T1 ओवर T2 की पावर C। ठीक है, याद होगा बच्चों, सब बच्चों ने क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा है। थ्योरी के लिए बच्चों आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो क्लास 11 के चैप्टर की थ्योरी चेक करिएगा, उसमें हमने ये सब थ्योरी में किया है। इसमें तो हम सीधे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, थ्योरी के लिए आप हमारे अदर लेक्चर को चेक कर सकते हो। अच्छा, इस में किस टर्म का क्या मतलब है, तो देखो N2 रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड है, मतलब नया सिस्टम जिसमें आपको 10 ग्राम 100 सेंटीमीटर 100 ग्राम दिया है, उस सिस्टम में नया जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड है, जो ऑप्शन आपको दिए, मतलब ये सब किसकी वैल्यू बच्चों, N2 की वैल्यू है। तो N2 वो मैग्नीट्यूड है जो नए सिस्टम में आपने बताना है। N1 क्या है, पुराने सिस्टम में मैग्नीट्यूड। जैसे पुराने सिस्टम में, पुराना मतलब जो गिवन है, कितना मैग्नीट्यूड है, डेंसिटी का 4। तो यहां पर N1 किसके बराबर है बच्चों, 4 के बराबर है। तो N2 रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड है, मतलब नए सिस्टम में नया मैग्नीट्यूड। N1 पुराने सिस्टम का मैग्नीट्यूड, दैट इज 4। अच्छा, M1 M2 समझते बच्चों, यहां पर M रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, लेंथ L रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लेंथ को, टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। अच्छा, M जहां भी हम 1 लिख रहे हैं, जैसे M1 L1 T1, ABC के बारे में बताता हूं। तो ये M1 L1 T1 ये जो गिवन सिस्टम है, गिवन सिस्टम मतलब सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में M1 का मतलब है मास इन सीजीएस सिस्टम, मतलब 1 वाला जो सिस्टम है, जैसे M1 L1 T1, दिस इज मास लेंथ एंड टाइम इन सीजीएस। और नीचे जो M2 L2 और N2 है, ये जो सिस्टम जिसमें आपसे नया मैग्नीट्यूड पूछा है, उसमें मास लेंथ और टाइम की वैल्यूज है। ठीक है, तो ऊपर वाला सिस्टम हमेशा गिवन, और नीचे जो लिख रहे हैं M2 L2 T2 N2 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये नए सिस्टम में मास लेंथ टाइम की वैल्यू है। अच्छा, अब बात आती है कि ABC क्या होते हैं।
तो एबीसी, जैसे यहाँ पर किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है बच्चों डेंसिटी की बात हो रही है। तो आपने क्या करना है, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। डेंसिटी के डायमेंशन फॉर्मूले में मास, डायमेंशन फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, एमएलटी के टर्म में होता है। तो जब हम डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे उसमें m की जो पावर होगी दैट इज a, फिर l की जो पावर होगी दैट इज b, और जो t की पावर होगी दैट इज c। तो ये एबीसी बेसिकली उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन है। आप जानते हैं एमएलटी की पावर को डायमेंशंस कहते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर डेंसिटी की बात हो रही है, तो डेंसिटी के डायमेंशन में एमएलटी की पावर को एबीसी बोलेंगे। जैसे मैं लिख देता हूं बच्चों, जैसे अब जैसे हमने कहा यहाँ पर n1 क्या है, तो आपको n1 क्या दिया है बच्चों, जैसे n1 गिवन है दैट इज हाउ मच 4, ठीक है, समझ रहे, तो n1 4 हो गया। फिर जैसे हमने कहा कि आपको क्या चाहिए, एबीसी की वैल्यू चाहिए, तो एबीसी के लिए आप क्या करोगे, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की बात यहाँ पर चल रही है दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी का क्या लिखोगे, डायमेंशन फॉर्मूला। तो आप जानते हो बच्चों डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ना ऐसे kg/m³। तो क्या लिखते हैं, m, l की पावर कितना होता है -3, और t की पावर क्या ले सकते हो 0, ठीक है ना। तो डेंसिटी को अगर आप जैसे खाली ml की पावर -3 भी लिख दोगे चलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम टाइम को भी लिख रहे हैं तो t की पावर जो नहीं आ रहा उसकी पावर 0 लिख दीजिए। तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्म होता है m, t की पावर क्या 0। तो देखो यहाँ पर बच्चों a की पावर कितनी है, सॉरी m की पावर है 1, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, l की पावर क्या है -3, किसकी वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी, और t की पावर कितनी है 0, c की वैल्यू है। तो देयरफॉर a कितना मिल गया बच्चों यहाँ पर आपको 1, a की वैल्यू 1 आ गई आपकी, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b कितना हो गया -3, और c कितना हो गया बच्चों 0 हो गया, ठीक है बस। अच्छा अब जैसे हमने कहा कि m1 l1 t1 क्या होंगे, तो m1 l1 t1 ये मास लेंथ टाइम होगा किसमें, सीजीएस सिस्टम में होगा। तो जैसे आप सीजीएस सिस्टम में मास जानते कितना क्या लिखेंगे 1 ग्राम, लेंथ को क्या लिखोगे 1 सेंटीमीटर, टाइम को 1 सेकंड, या टाइम को नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्यों, क्योंकि सी की पावर तो कितनी जाएगी 0, और समथिंग की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो टाइम को लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो अल्टीमेटली 1 हो जाना, क्योंकि सी की वैल्यू 0 होने से पावर जब 0 होगी तो पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा नीचे m2 l2 t2 क्या होंगे, तो m2 देखिए, तो देखिए इस नए सिस्टम में मास को क्या बोला गया 100 ग्राम, तो m2 को आप क्या लिखोगे, जैसे हमने कहा m1 को लिखेंगे 1 ग्राम, तो m2 कितना होगा 100 ग्राम, l1 कितना होगा 1 सेंटीमीटर, तो l2 कितना होगा 10 सेंटीमीटर। बाकी टाइम को मैंने कहा आप लिखिए मत, टाइम को आप t1/t2 रहने दीजिए, पावर जब c को 0 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, तो ठीक है। तो मैं ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देता हूं बच्चों, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर n2 इज इक्वल टू n1, जैसे हमने कहा n1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर m1, तो हमने कहा कि सीजीएस में मास को क्या लिखोगे 1 ग्राम, और जो सिस्टम गिवन है उसमें मास कितना है 100 ग्राम, तो आप इसे क्या लिख दोगे बच्चों 100 ग्राम की पावर a दैट इज हाउ मच 1, फिर L1/L2, तो सीजीएस में लेंथ किसमें सेंटीमीटर में, तो दिस इज 1 सेंटीमीटर, और इसमें लेंथ किसमें 10 सेंटीमीटर, गिवन सिस्टम में 10 सेंटीमीटर की पावर कितनी b हाउ मच -3, ठीक है बच्चों। और इसको ऐसे ही रहने दो, t1/t2 की पावर कितना हो जाएगा 0, ठीक है, समथिंग अपॉन 0 1 हो जाएगा, समथिंग की पावर 0 1 हो जाएगा, तो हमने t1 t2 की वैल्यू पुट नहीं करी, ठीक है। और नए सिस्टम में टाइम किसमें गिवन भी नहीं है, तो पुट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है बच्चों, ठीक है। देखिए ये आ जाएगा 4, ठीक है, देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/100, ये 10 की पावर 2 लिख दीजिएगा। चलिए इसको ऐसे देते हैं, इधर आपका कितना आ जाएगा 1/10 की पावर -3, एंड दिस इज 1, ये आपका 1 हो जाएगा, समथिंग की पावर 0। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा 4 इंटू, इसको लिख दीजिए 1/10 की पावर 2, ठीक है, देखिए 1/10 की पावर 2, और ये 10 की पावर कितनी जाएंगी बच्चों -3, तो इंटू 1/10 की पावर कितनी जाएंगी -3, ठीक है। देखिए
10 की पावर -3 हो गया। तो देखिए 10 की पावर +2 -3 कितना गया 10 की पावर -1, ठीक है। तो आ जाएगा 4 × 1/10 की पावर -1, ऊपर जाके 10 की पावर कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर 10 की पावर +1 हो जाएगा तो 4 × 10 40 आ जाएगा, ठीक है। तो नए सिस्टम में जो मैग्नीट्यूड हो गया, जैसे हमने n2 हो गया बच्चों 40 हो गया, तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन क्या हो गया आपका सी हो गया बच्चों, ठीक है। तो हमेशा इन क्वेश्चन में आपने ध्यान करना है कि ठीक है कि गिवन सिस्टम में जो मैग्नीट्यूड है वो n1 की वैल्यू है और n2 जो आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं वो n2 है, ठीक है। बाकी आपको m1 l1 t1 जो गिवन सिस्टम है उसमें लेंथ मास टाइम की वैल्यू पता होना चाहिए, और जो रिक्वायर्ड उसमें m2 l2 t2 पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से, स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या स्क्रीन को पॉज करके आप समझ सकते हो, ठीक है। मैं कुछ सेकंड के लिए पीछे हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, कहते हैं इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V and time t are taken as a chosen as the fundamental quantities, ठीक है। वैसे तो आप जानते हो बच्चों 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, लेंथ मास टाइम हो, जो आपने एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, ये सब इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल। लेकिन यहाँ पर एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल माना गया, ठीक है ना। बोलते अगर इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज मान ले, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम को क्या मान ले बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज मान ले, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो आपको याद होगा क्लास 11 में बच्चों आप डायमेंशन की एप्लीकेशन की होगी, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, एक फिजिकल क्वांटिटी गिवन होती है और बोलते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो उन क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन ड्राइव कर दीजिए, जिसमें हम डायमेंशन को कंपेयर करके सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सरफेस टेंशन देखो किन पे डिपेंड कर रही है बच्चों, एनर्जी पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को चलो मैं कुछ एस लिख दे रहा हूँ, बहुत जगह सिग्मा भी लिखते हैं, चलिए हम सरफेस टेंशन को एस मान लेते हैं। तो कहते हैं कि सरफेस टेंशन एस किस किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, सरफेस टेंशन एक तो एनर्जी पे डिपेंड कर रही है, तो एनर्जी की पावर कितनी मान लेंगे ए, ठीक है। वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी की पावर क्या मान लेंगे, बी मान लेते हैं, पावर आपकी चॉइस, आप कुछ और मान सकते हो। और टाइम पर डिपेंड कर रही है, टाइम की पावर कितनी मान लेंगे बच्चों, सी मान लेंगे, ठीक है। बस इस एप्लीकेशन के लिए आपको डिफरेंट क्वांटिटी के क्या आना चाहिए बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा एस सरफेस टेंशन है, एनर्जी पर डिपेंड करी, एनर्जी पे कैसे डिपेंड करी क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने मान लिया कि एनर्जी की पावर ए पर डिपेंड कर रहा है सरफेस टेंशन, फिर वेलोसिटी की पावर बी पर डिपेंड कर रही है, टाइम की पावर सी पर डिपेंड कर रही है। अब आप क्या करोगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, कांस्टेंट आ जाएगा, इसे डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं बच्चों। तो आ जाएगा एस इज इक्वल टू के ई की पावर ए, वी की पावर बी, टी की पावर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। बस आपने क्या करना है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको एलएचएस आरएचएस में दिख रही है उनके क्या करना है, आपको डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने हैं बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे एलएचएस में आपका क्या है, सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको याद होगा बच्चों, सरफेस टेंशन क्लास 11 में हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो सरफेस टेंशन फिनोमिना वाइज भी बोला जाता है और उसको न्यूमेरिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन लाइन अज्यूम्ड ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, इसे F/L भी कहते हैं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मैं किनारे लिख दे रहा हूँ, क्या होता है F/L, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ कहते हैं। अब फोर्स का फॉर्मूला मैं रफली एक बार बता देता हूँ बच्चों आपको, जैसे किसी बच्चे को डायरेक्ट नहीं याद है तो ऐसे कर सकते हो। फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो कितना होता है, mlt-2, और यहाँ L लेंथ है तो L आ जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा mt की पावर -2। या L को भी लिख लो बच्चों, कंपैरिजन करने में हमको L की पावर भी चाहिए होगी, तो L की पावर 0 लिख दो। तो आप सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिख दोगे, कितना हो जाएगा m L की पावर 0, t की पावर कितना -2, ठीक बच्चों। अब चलिए आओगे आरएचएस में, के डायमेंशन ऐसे छोड़ दीजिए,
फिर आता है एनर्जी की पावर। एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो कितना होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर कितना, -2 की पावर ए, की पावर ए। फिर किसका फॉर्मूला बच्चों, अब आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हो, एल टी की पावर कितना, -1 की पावर बी। ठीक है, फिर आपका क्या है, टाइम है। टाइम सिंपल टी हो गया बच्चों, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला टी की पावर कितनी हो गई, सी हो गई। मैं पावर को थोड़ा अलग कलर से लिख दे रहा हूँ, क्लियर रहेगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो सर्वर टेंशन हो गया एम एल टी की पावर -2, के हमने छोड़ दिया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, फिर आया एनर्जी का फॉर्मूला एम स्क्वायर टी की पावर -2, वेलोसिटी एल टी -1 की पावर बी, और फिर टी टाइम की पावर सी। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चों, आरएचएस में क्या करना है, एमएलटी की आपको मल्टीपल टर्म दिख रही है, इनको मिक्स करके लिख दीजिए, एलएचएस को ऐसी कॉपी कर दीजिएगा। ठीक है, तो एलएचएस को हम ऐसे कॉपी कर देते हैं, कितना आ जाएगा देखो, क्या आ जाएगा, एम एल की पावर 0 टी की पावर -2। ठीक है, इधर देखिए एम, देखिए खाली पहले ब्रैकेट में आ रहा है, दूसरे तीसरे ब्रैकेट में एम नहीं आ रहा है, तो एम की पावर कितनी हो गई, ए। देखो एम की पावर कितनी रहेगी, ए हो गई। फिर देखिए एल की पावर कितनी रहेगी, देखिए एल आपका दो ब्रैकेट में आ रहा है बच्चों, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में। ठीक है, देखो एल की पावर इधर से कितनी आएगी, 2, और ऊपर से पावर है तो कितनी होगी 2a। इधर एल की पावर कितनी है, b, तो 2a प्लस बी। ठीक है, 2a प्लस बी हो गया। अच्छा, फिर रहा t आपका। अब t की पावर चेक कर लो बच्चों, देखो t तीनों ब्रैकेट में आ रहा है, अरे इधर t की पावर कितनी हो गई, -2a पहले ब्रैकेट से। फिर कितने आ गई t की पावर -b, फिर t की पावर कितनी हो गई बच्चों, c हो गई। समझ रहे, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए m की पावर a, l की पावर कितना है इधर 2a प्लस b, फिर t की पावर -2a -b, और कितनी प्लस c। ठीक है, अब आप क्या करोगे, दोनों साइड में जैसे आप जानते हो बच्चों, फंडामेंटल की पावर को डायमेंशन कहते हैं, अब हम है ना, एमएलटी की जो पावर होती है उन्हें डायमेंशन बोला जाता है। ठीक है, बेस एमएलटी की पावर को डायमेंशन के डायमेंशन कंपेयर कर लेंगे, मींस एम की पावर को एम से इक्वल कर देंगे, एल की पावर को एल से इक्वल कर देंगे, टी की पावर को टी से इक्वल कर देंगे। फिर हमारे एबीसी आएंगे, फिर एबीसी को कर देंगे, फिर ऑप्शन चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब कर लीजिएगा। फिर तो अगर हम डायमेंशन कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, देखो इधर ए की पावर, सॉरी एम की पावर ए है, इधर एम की पावर 1 है, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 हो गया, ए मिल गया बच्चों आपको, ए की वैल्यू मिल गई। अब एल की पावर को एल से कंपेयर कर लीजिए, तो कितना आ गया, सॉरी ये हो गया 2a प्लस बी। ठीक है, देखिए 2a प्लस बी कितना हो गया 0। अब इसमें ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 1 प्लस बी। ठीक है, मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी 1। ठीक है, तो b इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, -2, तो b हमारा हो गया -2। ठीक है, अब फाइनली किसको कंपेयर कर लीजिए, t की पावर को t से कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इस साइड लिख देता हूँ, t को t से कंपेयर कर लेता हूँ। तो देखिए t की पावर इधर कितनी है, RHS में -2a -b प्लस c इज इक्वल टू कितना, -2। ठीक है, अब a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -2a हो गया 1 माइनस b कितना है बच्चों, -2 प्लस c इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस 2 प्लस c इज इक्वल टू -2। ठीक है, चेक करिए बच्चों, देखो -2 माइनस माइनस +2 हो गया, तो प्लस -2 प्लस 2 इधर कैंसिल आउट हो गया, उधर c इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, -2 आ गया। तो c की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, -2 हो गई। ठीक है, फिर एक बार चेक कर लेते हैं, चलिए इसमें देखिए a कितना हुआ हमारा, मैंने वैल्यू ठीक लिखी है, ठीक है। देखो a 1 था, हमने 1 पुट कर दिया, b कितना था आपका बच्चों, -2 आया था, +2 पुट हो गया, ये -2 माइनस माइनस +2 हो गया, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो उधर बचा c इक्वल टू -2, तो c हमारा कितना हो गया बच्चों, -2 हो गया। ठीक है, तो a b c की वैल्यू कितनी हुई आपकी बच्चों, 1 -2 और कितना -2। ठीक है, तो देयरफॉर s
सरफेस टेंशन, मैं के हटाकर वापस प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दे रहा हूं, ई की पावर ए कितना आ गया बच्चों हमारा 1, ठीक है, इसमें जा रहे हैं बच्चों। फिर v की पावर b कितना आया -2, और t की पावर c विच इज अगेन -2, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आप प्रोपोर्शन का डायमेंशन का ब्रैकेट लगा सकते हो, t की पावर 1, v की पावर -2, t की पावर -2। ऑप्शन चेक कर लीजिए बच्चों, तो अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, सी ऑप्शन सही आ रहा है, चेक कर लीजिए देखिए, ठीक है ना, e की पावर 1, v की पावर -2, t की पावर -2। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है बच्चों, बस इन क्वेश्चन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूले आने चाहिए। तो डायमेंशन फॉर्मूले की प्रैक्टिस करिए। उसके लिए मैं आपसे, अभी मैंने पीछे भी क्वेश्चन में कहा कि हमारे थ्योरी के लेक्चर आप चेक कर सकते हो बच्चों, क्लास 11 के यूनिट्स एंड मेजरमेंट प्लेलिस्ट में जाओगे, उसमें चैप्टर मिल जाएगा, ये सब टॉपिक हमने वहाँ भी पढ़ाए हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, मतलब ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, जेई में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। चलो इसको नोट करिएगा, कुछ डाउट रहेगा तो हमें बताइएगा बाद में। ये तो हमने सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको बताया था कैसे आता है, ठीक है। इसको नोट करना जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, मैं कुछ सेकंड के लिए इसलिए हट रहा हूँ, स्क्रीन क्लियर हो जाए बच्चों, क्या आप उसको या स्क्रीनशॉट लेके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ पहले। तो क्या बोल रहे हैं, द डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। जानते हो बच्चों टर्म का, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कहाँ पढ़ते हो बच्चों, क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में कुलाम्स लॉ जब हम पढ़ते हैं, उसमें परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ते हैं। ये चैप्टर भी हमने किया, हमारी प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। तो बोल रहे हैं आपको, ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, जहां पर ई का इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोला भी उसने, देखो आगे से, वेयर ई नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं। क्लास 12 में इसके वैल्यू आपको याद है 8.85 10 की पावर -12 पढ़ते भी हो। एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने इसका क्या बताना है बच्चों, डायमेंशन बताना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक तो जानते हो बच्चों कि हाफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो हाफ के तो डायमेंशन होंगे नहीं, तो बच्चे क्या करेंगे, पहले इसमें एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, जैसे कूलम्ब्स लॉ लगाकर एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन फॉर्मूले फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत से फॉर्मूले है ना, तो उससे फॉर्मूला फाइंड करके दोनों को पुट करके सॉल्व करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। उससे शॉर्टकट है ये है कि बच्चों आपको याद होगा क्लास 12th में सेकंड चैप्टर में कैपेसिटेंस वाले टॉपिक में हम एक जगह पढ़ते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। तो आपको याद आ गया होगा बच्चों मेरे कहने से कि ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, तो फिर आपको एप्सिलॉन नॉट और ई के फॉर्मूले इंडिविजुअल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक बच्चों। किसका फॉर्मूला है मैं लिख देता हूं, ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कैपेसिटर इसे कहते हैं। और एनर्जी डेंसिटी ये होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, बस ठीक है। अब एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो बच्चों, क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और वॉल्यूम कितना होता है, एल क्यूब, पता ना बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब, ठीक है। तो ठीक है, एल की पावर को ऊपर ले तो एल की पावर -3 + 2 तो -1 आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, एम एल की पावर -1, यह आ जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ठीक है ना। तो देखो बच्चों अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा बी ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्लास 11 12th के डिफरेंट फॉर्मूले याद होने चाहिए। और अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो हमने कहा कि फिर वैसे कर सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला, आप क्लास 12 के पहले चैप्टर एप्सिलॉन नॉट पे बेस बहुत से फॉर्मूले पढ़ते हो, ऑलमोस्ट फॉर्मूले में आता है, पहले इसका डायमेंशन पता करो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, फिर मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, लेकिन लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। ऐसे देखिए आसानी से हो गया, ठीक बच्चों। चलो इसको भी नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, नोट कर लेगा आप लोगों ने। ठीक है चलिए हाँ, ये क्वेश्चन भी डायमेंशन की एप्लीकेशन में बेस्ड है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ, कैसे करेंगे समझ जाओगे। क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, तो एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी एट एनी टाइम गिवन है, उसकी इक्वेशन गिवन है v इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c। बोल रहे हैं वेयर abc आर सम कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको इसमें abc दिख रहा है, बोल रहे हैं कि abc कुछ क्या है, कांस्टेंट है। The dimensions of a, b and c are respectively, तो आपने a, b और c के क्या बताने, डायमेंशंस बताने, वो ऑप्शन में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बच्चों डायमेंशन की एक एप्लीकेशन है, जिसे होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहा जाता है, उस पर बेस्ड है। चलिए कैसे करते हैं समझते हैं ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो समझना बच्चों, पहले मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं जो गिवन है, v इज इक्वल टू 80 प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। जैसे आपको याद होगा होमोजेनिटी डायमेंशन, जैसे हमने क्लास 11 में हम पढ़ते हैं डायमेंशन के एप्लीकेशन में, ये होमोजेनिटी डायमेंशन का लॉ क्या कहता है कि अगर दो क्वांटिटी के बीच में प्लस साइन है या माइनस साइन है या उनके बीच में इक्वल साइन है, तो उनके डायमेंशन क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। अगर फिर बोलते हैं, तो अगर दो क्वांटिटी के बीच में प्लस साइन है, माइनस साइन है या इक्वल साइन है, मतलब एक दूसरे से इक्वेटेड है वो, तो उनके डायमेंशन फॉर्मूले क्या होंगे, सेम होंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड वाले केस में नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो यहां देखो बच्चों, हमें एबीसी के डायमेंशन बताने हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा देखो आपको एक चीज दिख रही है, जैसे देखिए ना यहां पर मैं एक बार बताता हूं आप क्या क्या बोल सकते हो। देखो जैसे हमने कहा, देखिए इस टर्म और इस टर्म के बीच में प्लस साइन है, देखिए इस टर्म और इस टर्म के बीच में प्लस साइन, एटी डायमेंशन किसके टी प्लस बराबर होंगे, और इन दोनों के डायमेंशन ऐड होकर किसके डायमेंशन आएंगे, v के डायमेंशन आएंगे। तो इसका मतलब इन तीनों के डायमेंशन आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं उन टर्म्स के डायमेंशन आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि v के डायमेंशन b अपॉन टी प्लस सी, मतलब जिनको मैंने सर्किल के सबके डायमेंशन आपस में क्या है, सेम। अब जैसे हमने कहा कि भाई मुझे a के डायमेंशन चाहिए बच्चों, ठीक है ना, तो मैं ये कह सकता हूं, देखो हमने बोला कि v 80 के बराबर है, आप v के डायमेंशन जानते हो, t के डायमेंशन जानते हो, इस तरीके से a के डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसे बोल सकते हो कि डायमेंशनली हम जो लिख रहे हैं डायमेंशन के बेसिस पे लिख रहे हैं, हम कह सकते हैं कि डायमेंशनली v किसके बराबर है बच्चों, 80 के बराबर है, तो a किसके बराबर होगा, v बाई टी के बराबर होगा। v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशन जानते हो कितना होता है, lt माइनस 1, और t क्या है, टाइम है। ठीक है, तो lt माइनस 1 अपॉन टी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डायमेंशन को, ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, एल टी की पावर -2। ठीक है ना, तो एक इसके डायमेंशन मिल गया बच्चों, आपको ए के डायमेंशन मिल गए, कितना, एल टी की पावर -2। ठीक है, ये आपके ए के डायमेंशन आ गए। चलिए अब बात करते हैं बी और सी की। ठीक है, तो देखो बच्चों, चलो पहले और कोई सीक्वेंस नहीं है जिसके डायमेंशन चाहो पहले बाद में निकाल सकते हो। चलो पहले हम एक बार सी के बारे में देखो, इसके अंदर टी के डायमेंशन क्या है, सेम है। लिखते हैं अगेन, अगेन अगर यही चीज अगेन फॉलो करें, डायमेंशनली टी किसके बराबर है या सी किसके बराबर, ऐसे बोल दो, सी किसके बराबर है, टी के बराबर है, और टी क्या है, टाइम। तो सी के डायमेंशन ये हो गए बच्चों, टी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो सी के डायमेंशन टी के बराबर आ गए। अब रहा किसकी बात, अब बात रही बी के डायमेंशन क्या होंगे। तो देखो बच्चों, अब जैसे भी हमने कहा कि इन तीनों के डायमेंशन आपस में सेम है, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो v के डायमेंशन p अपॉन टी प्लस सी के बराबर है। अगेन फिर एक बार फिर बोल लेते हैं, अगेन फिर एक बार फिर कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू बी अपॉन टी प्लस सी है ना बच्चों, देखिए टी प्लस सी है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो
v बाई, और देखिए भाई c के डायमेंशन t के बराबर है, टाइम प्लस टाइम रिमेन टाइम, जानते हो अगर सेम क्वांटिटी को ऐड करोगे डायमेंशनली तो वही बात आ जाएगी ना, तो टाइम प्लस टाइम रिमेन टाइम, ठीक है ना, जैसे डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस रिमेन डिस्टेंस, तो t प्लस c, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, तो टाइम प्लस टाइम टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब v कितना हो गया बच्चों, v इंटू टी, तो इट इम्प्लाइज दैट आपका जो b हो गया कितना हो गया, v इंटू टी के बराबर हो गया। अब v क्या है, वेलोसिटी कितना होता है, lt माइनस वन इंटू टी, समझ रहे, देखिए ना, v हो गया lt माइनस वन इंटू टी, प्लस टी माइनस टी कैंसिल आउट, तो b किसके बराबर आ गया बच्चों, l के बराबर आ गया, ठीक है ना, तो b के डायमेंशन l लेंथ के इक्विवेलेंट हो गए, समझ रहे हैं। चलिए अब ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, देखिए a के डायमेंशन lt माइनस टू, ए ऑप्शन है सी ऑप्शन में ऐसा आ रहा है, तो ए और सी में कोई है, फिर हमारे b के डायमेंशन l है, ठीक है, यहाँ b के डायमेंशन l है लेकिन यहाँ देखो lt है, तो ठीक है ए ऑप्शन है इसका मतलब, और देखो c के डायमेंशन t के बराबर है, तो सही ऑप्शन क्या है बच्चों आपका इसमें, ए आपका सही ऑप्शन है, चेक कर लीजिए, ठीक है ना, ए के डायमेंशन lt माइनस टू, बी के डायमेंशन देखिए l हो गए, और सी के डायमेंशन t के बराबर हो गए, ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, इसको भी नोट कर लेना बच्चों, फिर और आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, क्या बोल रहे हैं देखिए, अब क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन फॉर्मूला इज, ठीक है, अगेन इसके लिए आपको डायमेंशन फॉर्मूले याद होने चाहिए, या जिन क्वांटिटी की बात हो रही है उनके जनरल फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो आपने वो पेयर ऑफ क्वांटिटी बताने जिनके डायमेंशन फॉर्मूले क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे, जैसे फोर्स एंड टॉर्क, ठीक है, तो फोर्स एंड टॉर्क के डायमेंशन सेम नहीं होंगे बच्चों, क्यों, कि देखिए आप टॉर्क पढ़ते हैं ना, टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस का फॉर्मूला होता है फोर्स एंड इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स इनटू डिस्टेंस के डायमेंशन फोर्स के बराबर तो नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन गलत है ना, ये नहीं होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, वर्क एंड एनर्जी, ये सही है बच्चों, ठीक है, कहते हैं वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क, ठीक है, तो वर्क और एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों सेम होते हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए, चलो सी और डी को भी चेक कर लेते हैं, जैसे फोर्स और इंपल्स, तो आपको याद है बच्चों हम लोग इंपल्स पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, होता है ना, तो इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स इनटू टाइम के डायमेंशन फोर्स के बराबर नहीं होंगे, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है बच्चों। डी को भी चेक कर लो, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम आप जानते हो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द लीनियर मोमेंटम एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, L इक्वल टू पी इंटू डी होता है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगुलर मोमेंटम जब निकालते तो हम लीनियर मोमेंटम को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के डायमेंशन भी सेम नहीं होंगे, ठीक है, तो वो तो हमने ऑप्शन पहले ही चेक कर लिया बच्चों, कौन सा ऑप्शन होगा, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या बताना चाहिए बच्चों, जिन क्वांटिटी की बात इसमें हो रही है, इन क्वांटिटी के बेसिक फॉर्मूले, कहाँ ये क्वांटिटी आती है, उनके क्या फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों बी। चलिए तो नोट आपने कर ही लिया होगा, इसमें तो कुछ मैंने सॉल्व किया नहीं है, कुछ क्वेश्चन ओवरऑल हो जाते हैं बच्चों, बस आपको चीज़ों को याद रखना है, ठीक है, फॉर्मूले वगैरह याद रखना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये भी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पे बेस्ड है बच्चों। क्या है क्वेश्चन, एन इक्वेशन इज गिवन बाय, आप देख रहे हो, इसे वॉन्डरवाल इक्वेशन वगैरह कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, वैसे तो इक्वेशन होती है पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, थोड़ा सा चेंज किया गया इसमें, चलिए खैर जो भी है, इक्वेशन देखो कहाँ से आ रही है, क्या उससे आपका ज्यादा मतलब नहीं है, आपको क्वांटिटीज, जो क्वांटिटी यूज हो रही है क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले पता नहीं, क्वांटिटी का मतलब पता होना चाहिए, तो क्या बोल रहे हैं, एन इक्वेशन इज गिवन बाय पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ये बी है बच्चा, बी इंटू थीटा बाई वी, ठीक है ना, बोला इसने यार पी इज प्रेशर, ये पी प्रेशर है, वी आपका वॉल्यूम है, एंड थीटा इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, थीटा टेम्परेचर है, ठीक है, तो उसने क्वांटिटी का आपको मतलब बता दी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो रही हैं, एंड ए आर बी सम कांस्टेंट, देन डायमेंशंस ऑफ ए विल बी,
तो आपने ए के डायमेंशन बताने, तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया बच्चों होमोजीनियस डायमेंशन पे बेस, उसी पे बेस ये भी क्वेश्चन है। तो जैसे आप देखिए हमने कहा कि भाई अगर दो क्वांटिटी, देखो आपको किसका डायमेंशन पूछा है, ए का पूछा है, बी का नहीं पूछा है, ए का पूछा है। तो देखो अगर आप ए को देखो तो आपको आरएचएस में जाने की जरूरत नहीं बच्चों, एलएचएस से क्वेश्चन हो जाएगा। आप देख लो ना कि इन दो टर्म के बीच में प्लस है, और अगर दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में प्लस साइन है तो उनके डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होंगे। तो डायमेंशनली पी किसके बराबर है, ए बाई वी स्क्वायर के बराबर है। क्या बोलेंगे इसमें, डायमेंशनली, इसमें भी क्या बोलेंगे हम, मैं लिख दे रहा हूं आप, मतलब आपको एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं आप कन्वीनियंस के लिए, आपको याद है कि क्या कंसेप्ट हमने लगाया था। P इज इक्वल टू कितना होता है, ए बाई वी, इसका कि उनके बीच में प्लस साइन है, ठीक है बच्चों। तो हमें A चाहिए, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इंटू वी स्क्वायर, जहां पर P क्या है बच्चों, प्रेशर है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। अगर किसी बच्चे को प्रेशर का फॉर्मूला नहीं याद, कभी होता है कि हम चीज़ें डायरेक्ट नहीं याद रहती हैं, तो इतना तो सब बच्चे जानते ही ना, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। मैंने डायरेक्ट बोला, आप कैसे आया वो भी समझ लो, अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं। फॉर्मूला फोर्स का तो सबको याद होता है बच्चों, एम एल टी -2, और एरिया कितना होता है, एल स्क्वायर, ठीक है कि ना। एल से एल का स्क्वायर कैंसिल करके एल को ऊपर ले आएंगे, एल की पावर -1 आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, कभी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद है तो डायरेक्ट मत लगाइए, एक बार रफली चेक कर लीजिए उसको। कभी बच्चे डायरेक्ट लगाने में गड़बड़ करते हैं, तो कभी डाउटफुल रहे तो आप उसको सॉल्व करके चेक कर लीजिए। तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया एम एल -1 टी की पावर -2। चलिए मैं इधर पुट कर देता हूँ। तो प्रेशर का फॉर्मूला है एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 इंटू वी स्क्वायर, और वी जानते हो बच्चों, उसने वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम होता है एल क्यूब, है ना। तो एल की पावर 3, सॉरी एल की पावर 3, और बाहर से पावर कितनी है, 2, ठीक है। तो देखो एम की पावर तो 1 ही रही बच्चों, एम तो एक ही जगह पर आ रहा है। एल की पावर देखिए 6 ही हो गई, और 1 माइनस हो गई, तो एल की पावर कितनी हो गई, 5, और टी की पावर कितनी हो गई, -2 हो गई, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन कौन सा, ए सही आ रहा है बच्चों। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि वहाँ थीटा था, तो आरएचएस में आपने जाना ही नहीं है बच्चों। हाँ अगर बी के डायमेंशन पूछता तो आरएचएस में हमें देखना होता, क्योंकि ए के डायमेंशन पूछे तो हमने आरएचएस में जाना नहीं है। फिर हमारा मतलब नहीं कि थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, वो मैटर ही खत्म हो गया आपका, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया आपका ए। चेक कर लो बच्चा, एम क्योंकि सब में पावर 5 है ना, एम की पावर +1, एल की पावर 5, टी की पावर -2। तो कौन सा सही ऑप्शन है बच्चों, ए आपका सही ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। नोट कर लिया होगा बच्चों, मैं कुछ सेकंड के लिए हट रहा हूँ कि मैं हट जाऊँ तो स्क्रीन आपको पूरी क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, देखो बच्चों हमने बहुत एक्सपेक्टेड, हम इसीलिए इसको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज बोला है बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने वही क्वेश्चन लिए जो फ्रीक्वेंटली बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, अ मेटल वायर हैज मास। आपको याद होगा बच्चों, हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, ठीक है, एक टॉपिक एरर एनालिसिस भी टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें हम एरर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर। ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है बच्चों, एरर वाले टॉपिक पर बेस्ड है। चलिए मेरा क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्या बोल रहे हैं, अ मेटल वायर हैज अ मास 0.4 ± 0.002 ग्राम। इसे बोलते हैं हम, अगर हम मास को m से रिप्रेजेंट करें तो इसे बोलते हैं बच्चों m, और इसे बोलते हैं डेल्टा m, मतलब मास विद इट्स एरर। एरर में पॉजिटिव, एरर में नेगेटिव, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। तो ठीक है, तो ये m है, तो ये डेल्टा m है, और मास ग्राम में है, और एक मेटल वायर है, और मेटल वायर सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, तो उसका मास गिवन है, सिमिलरली रेडियस गिवन है, ये r है, डेल्टा r गिवन है, मिलीमीटर में है, फिर लेंथ l है, डेल्टा l हो गया, सेंटीमीटर में है। आपसे बोल रहे हैं द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी, ठीक है। तो एक वायर की डेंसिटी की एरर आपने बतानी है, ठीक है। तो समझिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चों, बहुत बार पूछा गया, आप चेक करिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है बच्चों। तो जानते हैं बच्चों, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, उसका मास कितना, उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक वायर की बात हो रही है, तो वायर जैसे हमने कहा सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है
पाई आर स्क्वायर एच, या एच की जगह एल भी कह सकते हो, लेंथ ही हाइट एक ही बात होती है। यहाँ चलिए लेंथ की बात हो रही है तो मैं लेंथ बोल देता हूँ, तो एम अपॉन कितना रहेगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर इंटू कितना, एल। ठीक है, बस ठीक है। अब आपने देखना क्या क्या क्वांटिटीज आ रही हैं इसमें। डेंसिटी में एरर पूछा है, मास का डेटा गिवन है, रेडियस का डेटा गिवन है बच्चों आपको, लेंथ का डेटा गिवन है। पाई एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना। और क्या बोल लीजिए कांस्टेंट है। एरर आपका बच्चों वेरिएबल क्वांटिटी में होती है, कांस्टेंट में नहीं होता है। पाई को इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब इसके लिखना जानते हो बच्चों, क्या लिखोगे, पहले आप एलएचएस में जाओगे, क्या लिखोगे, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव एरर इन डेंसिटी, जो भी एलएचएस में क्वांटिटी उसके रिलेटिव एरर लिखोगे। रिलेटिव एरर लिखना जानते हो बच्चों, एरर अपॉन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ठीक है, इसे बोलेंगे एरर इन डेंसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, फिर आप आरएचएस में जाओगे, देखो सबसे पहली क्वांटिटी आपके पास क्या यहाँ पर m, विच इज मास, तो फिर मास की रिलेटिव एरर लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा m अपॉन m। ठीक है बच्चों, इसे बोलेंगे रिलेटिव एरर इन मास, प्लस पाई को इग्नोर कर दीजिए। फिर देखिए रेडियस की पावर 2 है, अगर किसी क्वांटिटी की जितनी पावर है उस पावर से आगे से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2। फिर रिलेटिव एरर इन रेडियस, दैट इज डेल्टा आर अपॉन आर लिखना है आपने, प्लस फिर थर्ड क्वांटिटी क्या है, लेंथ, तो रिलेटिव एरर इन लेंथ, दैट मीन्स डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है ना, और हमेशा हम प्लस ही लिखते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम मैक्सिमम एरर निकालते हैं इसलिए प्लस लिखा जाता है, मिनिमम एरर नहीं निकाल रहे। बस ठीक है, पहले देखो हम इसे बोलेंगे रिलेटिव एरर, इसको लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज एरर रहेगी, इसे बोलेंगे इंटू 100 करके परसेंटेज एरर रहेगी। तो 100 को हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल टाइम कितना है देखो बच्चों आपका, और रेशियो में यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, कि कोई ग्राम में, कोई मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, क्योंकि आप तो रेशियो लिख रहे हो तो यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डेल टाइम कितना है बच्चों, 0.002 ओवर एम कितना है आपका 0.4, फिर प्लस 2 इंटू डेल्टा आर कितना है 0.001 ओवर आर 0.3, प्लस फिर है डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल है 0.02 ओवर 5। ठीक बच्चों, चलिए अब कैलकुलेशन केयरफुली करिएगा थोड़ा सा। चलो मैं बहुत बेसिक तरीके से करता हूँ, छोटी क्लास में से करते थे। देखो ऊपर 2 है, नीचे 4 है, नीचे का डेसिमल काट के ऊपर 10 आ जाएगा, ऊपर 3 डेसिमल का नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 1000 आ जाएगा। मैं बहुत बेसिक तरीके से कर रहा हूँ, हाँ, प्लस 2 इंटू 1/3। ठीक है, मैं सबके डेसिमल हटा दे रहा हूँ। देखो डेसिमल 3 का काट के ऊपर 10 आ जाएगा, इसके डेसिमल काट के नीचे 1000 आ जाएगा, बहुत बेसिक तरीके से कर रहे हैं। प्लस इसके डेसिमल काटोगे 2 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 100। समझ रहे बच्चों, हमने बहुत बेसिक तरीके से कर लिया। ठीक है, चलिए काम करिएगा। देखिए ये 2 से 4 2 टाइम चले जाएगा, 2 से ये 5 टाइम, तो 5/1000, मैं सबके नीचे 1000 बना लूंगा बच्चों, ये 5/1000 हो जाएगा। प्लस इसको ऐसा करिए, फिर 20/3000 कर लीजिए। अभी इसमें तो 1000 फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3000 कर लीजिए, कोई बात नहीं, 3000 एलसीएम कर लेंगे। समझ रहे, देखें 20/3000, मैं 1000 के टर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ 1000 बनाने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4/1000 आ जाएगा बच्चों। देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया, मान लो, मतलब दोनों ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब 3000 एलसीएम कर लीजिएगा। इसको इधर सॉल्व कर देते हैं बच्चों। देखें यार हमारा डेल्टा रो अपॉन रो ना, अब देखो अब 3000 क्या कर लोगे, एलसीएम कर लोगे। ठीक है, तो 5 3 15 इधर हो जाएगा, प्लस ये 20 ऐसे ही रहेगा बच्चों, इधर कितना रहेगा 4 3 12। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा बच्चों कितना 35 एंड 35। एक सेकेंड ना बच्चों, चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर ले रहा हूँ, 15 20
और 3 4 12, ठीक हो गया। ये आ गया बच्चों कितना आपका 47 ओवर 3000, ठीक बच्चों। और परसेंटेज एरर के लिए आप 100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। लेकिन देयरफॉर परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, तो ये आ जाएगा बच्चों 47/1000, एक सेकेंड, हाँ 47/1000 इंटू 100, और क्या आ जाएगा 3000 है बच्चों, 1000 नहीं, नीचे सॉरी, इंटू 100, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा फाइनली कितना 47 ओवर 30, है ना। 47/30 आ जाएगा। एक सेकेंड इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा टाइम सेविंग के लिए। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे दोबारा से, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही हमसे कैलकुलेशन में। वैसे आई थिंक ठीक है आ रहा है। 1.56, मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ बच्चों। 1.56 आ रहा है। एक बार पूरा चेक कर लेते हैं। 0.4, ये ठीक है। कभी ना छोटी छोटी चीज़ों में मिस्टेक हो जाती है बच्चों। 0.3, 0.2, 0.5, हमने यहाँ क्या किया, इसका डेसिमल काटा ऊपर 10 आ गया, इसका डेसिमल काटा 1000 आ गया, 2/4 अलग कर दिया हमने, ठीक है। फिर देखो इसका डेसिमल काटा ऊपर 10 लिखा, इसका डेसिमल काटा 1000 लिख दिया, और हमने 2/3 लिख दिया इसको ना, ठीक है। फिर इधर हमने इसका डेसिमल काटा 100 हो गया, 2/5 हो गया, ठीक है बच्चों। ये 2 से 2, 2 से 5, 5/1000 हो गया, ठीक है। ये 20/3000 हो गया, ठीक है। ये आपका 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गया, नीचे 1000 हो गया, ठीक बच्चों। 3000 हमने एलसीएम कर लिया, 3 सा 15 हो गया, 20 हो गया, और ये 10, ठीक है। तो 1.56, तो वो नियरली नियरली उसने बोला भी है देखो बच्चों 1.56, तो नियरली कितना आ रहा है 1.6%, तो नियरली 1.6% आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है, और ये क्वेश्चन काफी बार जेईई नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना बच्चों, है ना। पीवाईक्यूज में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टाइप के, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। और हमारा ऑप्शन अकॉर्डिंगली क्या आ गया हमारा, फिर बी ऑप्शन हो गया बच्चों 1.6, ठीक। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों आई थिंक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों एरर पे बेस्ड है। ये इस टाइप के क्वेश्चन ओरली हो जाते हैं। किस क्या तरीका है इनका समझना बच्चों। क्वेश्चन बोल रहे हैं द एरिया फॉर रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका एरिया मीटर स्क्वायर में है, ऑफ लेंथ 55.3 मीटर होगा। एक्चुअली मीटर इसमें प्रिंट नहीं हुआ बच्चों, मीटर मान लेते हैं। 55.3 मीटर एंड ब्रेथ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ दे रखे आपको, उसका एरिया बताना है, और ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर या अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो जैसा आप जानते हो बच्चों क्या होता है, हम एरिया के लिए क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हो क्या लिखेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। जैसे लेंथ वैसे तो ओरली हो जाएगा, चलो फिर भी मैं 2 स्टेप लिख दे रहा हूँ, बस ओरली बताऊंगा मैं आपको 25, ठीक है। तो आपको याद होगा बच्चों हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह पढ़ते हैं, आप ये फिजिक्स में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स आपने पढ़े होंगे, और सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर जब हम दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उनके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल होता है कि अगर आप दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिन दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप उन दो क्वांटिटी में देखो किसमें लीस्ट फिगर है, ठीक है। तो ये तीनों लेंथ में तीन फिगर है 5, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होती है, तो लेंथ में तीनों सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेंथ में, और ब्रेथ में कितने फिगर है, 2 फिगर है। तो कम फिगर किसमें बच्चों, ब्रेथ में कितने हैं, 2।
ठीक है, तो आपके एरिया में भी मिनिमम फिगर आने, मतलब जिन दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई, दो या तीन, एक जितनी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, उन क्वांटिटी में जिस क्वांटिटी में सबसे कम फिगर है उतने फिगर आपके प्रोडक्ट के बाद आने चाहिए, जो प्रोडक्ट के बाद हमारा एरिया आएगा। तो हमारे एरिया में कितने फिगर आने चाहिए बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर 2 आने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई नहीं करके देखना है, आपने ऑप्शन से चेक कर लेना है, मतलब आपने वो ऑप्शन देखना है जिस ऑप्शन में दो सिग्निफिकेंट फिगर हो। चेक करते हैं, क्या ऑप्शन ए होगा? तो नहीं, इसमें 4 फिगर और चारों सिग्निफिकेंट है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा बच्चों, तो ये ऑप्शन गलत है ना। अकॉर्डिंगली ये ऑप्शन क्या है बच्चों? गलत है। क्या ये सही ऑप्शन है? नहीं, इसमें 5 फिगर है तो ये भी गलत है, हम तो 2 फिगर चाहिए। फिर आया बच्चों देखो सी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है 1 4 इंटू 10⁻²। तो आपको याद होगा सिग्निफिकेंट फिगर के जब हम रूल पढ़ते हैं तो कहते हैं जो मल्टीप्लायर ऑफ 10 होते हैं, मतलब 10 की पावर समथिंग मल्टीप्लायर ऑफ 10 कहते हैं, पावर में पॉजिटिव पावर में नेगेटिव, वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 10 की पावर 2 नॉन सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमने इनमें चेक करने हैं, जो नंबर है इसमें 2 ही फिगर है बच्चों, तो ये सी ऑप्शन में है ना 2 फिगर आपको दिख रहे हैं। बाकी तो डी में भी कितने फिगर है? 3 फिगर है, ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है 10 की पावर। तो करेक्ट ऑप्शन, और हमें कितने फिगर चाहिए? 2 फिगर चाहिए, और 2 फिगर आपको किस में दिख रहे हैं? एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं बच्चों, सी ऑप्शन में। हाँ, क्या होता है 2 फिगर वाले 2 ऑप्शन होते तो फिर आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना होता बच्चों, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं, कोई एक ही ऑप्शन देंगे आपको कि आपका टाइम सेविंग हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, तो टाइम सेव करने के लिए बस आपको लॉजिक पता होनी, समझ गए बच्चों? ठीक है, ये डिवाइड के लिए भी रूल है और प्लस माइनस के लिए भी ऐसे रूल लगभग। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन तो आप ओरली देख के कर सकते हैं, इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। चलो नोट कर लो बच्चों जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। मैं कुछ कुछ सेकंड के लिए हट रहा हूँ बच्चों, बस क्या आप स्क्रीन को पॉज करके देख पाओ पूरी स्क्रीन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आप PYQ देखिएगा, JEE नीट के मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन इस टाइप से। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है दिख ही रहा है, बोल रहे हैं 2 रजिस्टर्स, ठीक है ना। पहले रजिस्टर की रेजिस्टेंस दे रखी है 4 + -0.8 ओम एंड R2 is equal to 4 + -0.4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ध्यान करना, पैरेलल वाला केस है बच्चों, पैरेलल वाला थोड़ा एक स्पेशल केस होता है, सीरीज वाले तो आसान होते हैं। बोल रहे हैं द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी। तो आपने ठीक है R1 R2 दे रखा है और R1 गिवन है, और आपको इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी इन पैरेलल। अच्छा देखो देखो ना, ऐसे हम कह रहे हैं R1 इसने दिया है बच्चों 4 + -0.8 ओम, उसके अंदर ये R1 है या डेल्टा R1 है। सिमिलरली ये 4 जो है वो R2 है, डेल्टा R2 है। सिमिलरली देखो ऑप्शन में देखो आपको क्या खाली इक्विवेलेंट बोल रहे हैं? नहीं, इक्विवेलेंट भी दिया और उसकी इक्विवेलेंट की एरर भी दिया, तो आपने पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालनी है और उसकी एरर भी निकालनी है। ठीक है, तो आप जानते हो बच्चों, तो क्लास 10 से फॉर्मूला पढ़ रहे हो, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं सब बच्चे जानते ही हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/, पहले हम आर है ना, हम एरर नहीं निकाल रहे बच्चों, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, फिर उसकी एरर निकालेंगे। ठीक है, तो 1/R1 + 1/R2। R1 कितना है बच्चों? देखो 4 है, R2 भी 4 है आपका, तो 1/4 + 1/4, तो दिस इज 2/4, तो 0.5। ठीक है ना, और रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, कैसे करो, चलो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1/0.5, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा, 2। ठीक है ना, तो इसका अंदर ऑप्शन या तो आपका सी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में एरर की बात करते हैं। तो ये थोड़ा एक स्पेशल केस है बच्चों इस टाइप का। इस वाले केस में जैसे कहीं पर मैं अलग बता देता हूँ, जैसे कहीं पर ऐसा हो बच्चों, जैसे 1/x इज इक्वल टू 1/a + 1/b, और आपसे बोले कि x में एरर बता दीजिए। ठीक है, तो इस केस में हम क्या लिखते हैं बच्चों? डेल्टा x/x² इज इक्वल टू डेल्टा a/a²
प्लस डेल्टा बी अपॉन बी स्क्वायर। जैसे हमने डेंसिटी वाला क्वेश्चन किया था उसमें सिंपल रिलेटिव एरर निकाल रहे थे बच्चों, ये थोड़ा डिफरेंट केस है। यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में जो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं उसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ आपने अप्लाई करना है। मैं इसको ऐसे अलग से सर्किल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने यही करना है बच्चों इस वाले के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, नो डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर वन, सॉरी डेल्टा आर वन अपॉन आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर। अच्छा, डेल्टा आर इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना है। आर इक्विवेलेंट कितना है बच्चों, 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। इधर देखिए डेल्टा आर वन कितना है 0.8 ओवर आर वन कितना है बच्चों 4, तो मैं सीधे स्क्वायर कर दे रहा हूँ 16 आ जाएगा। प्लस डेल्टा आर टू कितना है 0.4 ओवर आर टू भी कितना है 4 ही है, तो इसका स्क्वायर भी कितना हो जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा, ठीक है ना। ये सॉल्व करके आपका 1.2 अपॉन 16 आ जाएगा। अब देखिए ये 4 हो जाएगा, 4 से इधर क्रॉस कर दीजिएगा, तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1.4 इंटू 4, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 से मैंने क्रॉस कर दिया, अपॉन कितना आ जाएगा 16, तो 4 4 0.3 आ जाएगा ना बच्चों, 0.3 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आर कितना है 2 और डेल्टा आर कितना है 0.3, तो ठीक है। अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों फिर आपका 2 प्लस माइनस, वो एरर में पॉजिटिव एरर में नेगेटिव, ठीक है। तो आर हो गया 2 और डेल्टा आर हो गया 0.3, तो अकॉर्डिंग सब मैच कर गया बच्चों, सी ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको अच्छे से देखिए, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, तो इसको भी नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, एक आपको मैच द लिस्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको एक लिस्ट दे रखी है, जैसे आप देख ही रहे हो, है ना। लिस्ट वन में कुछ क्वांटिटीज गिवन है, टॉर्क, इम्पल्स, टेंशन और क्या है सरफेस टेंशन, ठीक है। और उधर उनके क्या रखे हैं डायमेंशन फॉर्म में, तो आपने इसमें मैच करना है जैसा ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो देख सकते हो बच्चे से टॉर्क, जैसे आप टॉर्क जानते हो, मैं देखो लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, जैसे आप टॉर्क जानते हो, चेक करते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा। टॉर्क होता है फोर्स इनटू क्या डिस्टेंस, फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है mlt की पावर -2, डिस्टेंस हो गई l, तो कितना हो गया ml स्क्वायर t की पावर -2। तो टॉर्क है ना, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया ml स्क्वायर t की पावर -2, तो a का थर्ड हो गया आपका ना, ठीक है। फिर देखिए इम्पल्स, अब आप इम्पल्स जानते हो बच्चों कितना होता है फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स आप जानते हो बच्चों mlt की पावर कितना -2 इंटू टी, तो कितना आएगा ml t की पावर -1, है ना। तो इम्पल्स हो गया ml t की पावर -1, तो ठीक है। बाकी टेंशन बच्चों जानते हो किसकी इक्विवेलेंट होती है, फोर्स की इक्विवेलेंट होती है ना। एक स्ट्रिंग में फ्यूज होने वाली फोर्स को टेंशन कहते हैं, और फोर्स का फॉर्मूला mlt -2 होता है, तो इससे मैच कर जाएगा। बाकी सर्विस टेंशन बचा वो किससे मैच कर जाएगा, आप किससे मैच कर जाएगा, तो इसका मतलब आपका ए थर्ड होना चाहिए। ए थर्ड आपका देखो या तो बच्चों ए में है या डी ऑप्शन में है, ए में थर्ड हो गया,
बी का आपका फर्स्ट होना चाहिए, बी का फर्स्ट यहाँ पर है, यहाँ फोर्थ है, तो ठीक है, इसका अंदर कौन सा ऑप्शन चाहिए, देखो सी का फोर्थ है, सी का फोर्थ है और डी का क्या है, सेकंड है, तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों हमारा इसमें, ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखो ये सब किस पे बेस है, इसके लिए आपको बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूले आने चाहिए। चलिए इसको भी नोट करना बच्चों, है ना, इसको जल्दी से नोट करिएगा। ठीक है, नोट कर लिए बच्चों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन ये फॉर्मूला क्वेश्चन बच्चों डायमेंशन की एप्लीकेशन में बेस्ड है। क्या बोल रहे हैं देखो इस क्वेश्चन में, बोल रहे हैं द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू एल्फा बीटा ई एक्स पी, मतलब एक्सपोनेंशियल, ई भी कहते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी कहते हैं उसको, तो एक्सपोनेंशियल है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल्फा के टी, आप इसे ई की पावर भी लिख सकते हो। बोल रहे हैं वेयर एक्स इज डिस्टेंस, जो एक्स है डिस्टेंस है, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, एंड टी इज टेम्परेचर, टी टेम्परेचर है, अल्फा एंड बीटा आर टू कांस्टेंट, और अल्फा बीटा क्या है, कुछ कांस्टेंट है, आपसे बोल रहे हैं बीटा के डायमेंशन बता दे, डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी। चलिए पहले मैं ये भी होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के अभी हमने पीछे क्वेश्चंस किए उस पर बेस्ड है बच्चों, चलो इसको भी देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं देखो, इन्होंने लिखा है एफ इज इक्वल टू एल्फा बीटा, आप एक्सपोनेंशियल को, चलो इन्होंने ई एक्स भी लिखा, आप इसे ई की पावर भी कह सकते हो, चलो जैसा लिखा है मैं वैसे लिख दे रहा हूं, एल्फा के टी। अब सुनो बच्चों, तो उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, और किसी कांस्टेंट की पावर भी क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट के डायमेंशन फॉर्मूला, वो कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं उनके डायमेंशन को वन भी कहते हैं। तो देखो बच्चों, तो ये तो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है ना भाई, ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इधर देखिए, तो इसका अगर हम इसको अगर हटा दें, डायमेंशन लेस क्वांटिटी को हटा दें, तो एफ किसके बराबर है बच्चों, एल एल्फा इंटू बीटा के बराबर है, देखिए ना, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो एफ किसके बराबर हो गया, एफ इज इक्वल टू एल्फा इंटू बीटा, तो मीन्स मुझे डायमेंशन बीटा के पूछ रहे हैं, तो बीटा के डायमेंशन के लिए पहले मुझे अल्फा के डायमेंशन चाहिए, जब तक आपके पास अल्फा के डायमेंशन नहीं होंगे आप बीटा के डायमेंशन पता नहीं कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले अल्फा के डायमेंशन पता करते हैं। अल्फा के डायमेंशन के लिए आपको यहाँ जाना होगा, तो जैसे हमने कहा भाई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है और कांस्टेंट के डायमेंशन 1 या m0 l0 t0 ले सकते हो आप इसको, तो आप यहाँ कह सकते हो कि, और माइनस साइन को छोड़ सकते हो डायमेंशन के लिए, जो एक्स स्क्वायर ओवर एल्फा के टी है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। हमने कहा हमें अल्फा चाहिए, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन के इंटू टी हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखो क्या है बच्चों, एक्स तो डिस्टेंस है, एल स्क्वायर हो जाएगा, मेरे यहाँ पर के, इसे बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में आप केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में पढ़ते हो बच्चों। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बेसिकली गैस कांस्टेंट और एवोगैड्रोस नंबर के रेशियो को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आर बाई एन ए के रेशियो को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जो ज्यादातर बच्चों को डायरेक्ट नहीं पता होता है, तो इसका एक ऑल्टरनेट भी, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है तो कोई ऐसा फॉर्मूला सोचिए बच्चों इसमें आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता हो। तो क्लास 11 में जैसे हमने कहा केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में आप पढ़ते हो, तो आपको याद होगा आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में चैप्टर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ गैस या पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस पढ़ते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस 3/2 kT होता है बच्चों, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, इसे थर्मल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, कितनी होती है बच्चों, 3/2 k इंटू टी। तो देखो यहाँ पर, और देखो यहाँ पर भी आपका k इंटू टी आ रहा है बच्चों, इसका मतलब k 3/2 डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो k इंटू टी किसके बराबर है बच्चों, एनर्जी के बराबर है भाई, एनर्जी कोई काइनेटिक हो पोटेंशियल मैटर नहीं करता है, तो इसका मतलब के टी किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर, और एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो बच्चों, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, तो इसको मैं एनर्जी के इक्विवेलेंट बोल दूंगा, तो मेरा अल्फा आ जाएगा बच्चों, तो अल्फा इज इक्वल टू, ये तो हो गया एल स्क्वायर डिस्टेंस, और नीचे से मैंने कहा कि ये एनर्जी है,
के टी, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर कितना हो गया -2, ये हो गया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक है बच्चा, अब देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका एल्फा आ जाएगा, यह आ जाएगा एम की पावर -1 टी की पावर -2। ठीक है, देखिए एम की पावर -1 और टी की पावर +2 हो जाएगी, सॉरी इसे प्लस कर देता हूँ मैं, फिर जाके +2 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे, एल्फा आ गया बच्चों। अब एल्फा के हेल्प से आपका बीटा आ जाएगा, कैसे देखो, नाउ इधर लिख दे रहा हूं मैं। अब देखिए एफ किसके बराबर हो गया, एल्फा इंटू बीटा के बराबर हो गया, तो बीटा किसके बराबर हो गया बच्चों, एफ बाई एल्फा के बराबर हो गया, है ना। इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ सर्किल, के आपको याद है कि मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों। ठीक है, इधर एफ फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर एम एल टी की पावर -2 ओवर एल्फा, एल्फा कितना हो गया एम की पावर -1 टी की पावर +2। ठीक है, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो बच्चों, तो एम की पावर +2 हो जाएंगी, तो एम का स्क्वायर हो जाएगा एल, और टी की पावर कितनी हो जाएंगी बच्चों, देखिए एल तो सिंगल ही है, टी की पावर -4 हो जाएंगी बच्चों। ठीक बच्चों, तो अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, सी ऑप्शन आ गया। ठीक है ना, देखिए तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, इधर आगे से लिख दे रहा हूँ सी ऑप्शन, एक बार चेक कर लो बच्चों, एम स्क्वायर एल टी की पावर -4। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। बस ये वाली बात ध्यान करिएगा। ठीक है ना, चलो इसको भी नोट कर लो, फिर आगे की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा बच्चों। तो बच्चों तो आज का लेक्चर हम आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं, और हमने कहा देखो आज हमने यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन कर लिए। अच्छा, इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन और होते हैं बच्चों, लेकिन अब वो क्वेश्चन प्रैक्टिकल सेक्शन में चले गए। ठीक है, जैसे आपको याद होगा, आपने स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर जो क्लास 11 में थ्योरी में आप नहीं पढ़ते हो बच्चों, किस में पढ़ते हो आप, किस में, क्लास 11 के हम लोग उसमें पढ़ते हैं, वो थ्योरी में नहीं पढ़ते, प्रैक्टिकल में आपने स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के आपने क्वेश्चन सॉरी प्रैक्टिकल किए होंगे बच्चों। तो वो क्वेश्चन बेसिकली अब वो प्रैक्टिकल सेक्शन जैसा बना, प्रैक्टिकल सेक्शन को अलग कर दिया गया है, तो वो मैं आपको स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन किस में कराऊंगा, वो प्रैक्टिकल सेक्शन में कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने इतने क्वेश्चन लिए बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम, जैसे आप जानते हो, आप क्लास 11 में सेकंड चैप्टर पढ़ते हो मोशन स्ट्रेट लाइन, तो अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से एक बार करिएगा बच्चों, कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो हमें बताइएगा बच्चों। ठीक है, या आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमें क्वेश्चन सेंड करिएगा, या इन क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट, आपका छोटा मोटा डाउट है, ठीक है, तो पूछिएगा। और अगर आपको थ्योरी में प्रॉब्लम है तो हमारी चेक कर सकते हो, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो क्लास 11 के चैप्टर बने स्टार्टिंग के, उनकी थ्योरी आप चेक कर सकते हो। थ्योरी में हमने आप सब चीज़ें डिस्कस की हुई है। ठीक है, इसमें तो हम सीधे क्वेश्चन ही कर रहे हैं बच्चों, थ्योरी के लिए आप हमारे अदर लेक्चर को चेक कर सकते हो। चलिए, थैंक यू। तो अगले लेक्चर में बच्चों, जैसे हमने कहा मोशन स्ट्रेट लाइन, लेक्चर 2 में मिलेंगे। और बच्चों जैसे हम हर लेक्चर में आपसे कहते हैं कि अगर हमारे लेक्चर आपको पसंद आते हैं तो जब लेक्चर देखते हो तो उनको लाइक किया करो बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। जो भी बच्चे आपके साथ के जो जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ इन लेक्चर को शेयर करिए बच्चों। और उन बच्चों से, अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन बच्चों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, कि जब भी हम कोई नया लेक्चर ऐड करें तो उन बच्चों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू, टेक केयर, और नेक्स्ट लेक्चर को हम जल्दी स्टार्ट करेंगे बच्चों। चलिए थैंक यू, आज के इस लेक्चर में